Hello friends, welcome to our new YouTube channel New Address Senior Secondary School. I am Kiran plus 2 student medical student and आज हम करेंगे क्लास 8th का फर्स्ट बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर सेल द स्ट्रक्चरल यूनिट। तो फ्रेंड्स हम द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेल किसे कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर यानी शेप कैसी होगी और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज एबल टू कैरी आउट ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें कि सेल क्या है तो हम कहते हैं कि सेल एक हमारी शरीर की छोटी से छोटी इकाई है और जो कौन कौन से बेसिक फंक्शंस हैं जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म या फिर ग्रोथ हो गई और जो रिप्रोडक्शन को शो करती है। अगर हम बात करें सेल की डेफिनेशन की तो हम कह सकते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड सेल। That is why the cell is called the basic structural and functional unit of life। तो इसीलिए क्यों कह सकते, इसीलिए हम इसको बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं लाइफ की। क्यों? क्योंकि जो बेसिक फंक्शन है, जो मेटाबॉलिज्म यानी जो हमारे अंदर फूड को जनरेट करते हैं या फिर उसको तोड़ते हैं, वो प्रोसेस या फिर ग्रोथ हो गया या फिर रिप्रोडक्शन, वो सभी सेल के थ्रू शो किए जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं हमारे लाइफ की। Each part of our body and every part of plant are made up of 100 and 1000 of cells। अगर हम बात करें कि सेल हमारी बॉडी के अंदर कितनी सेल हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर बिलियन मिलियंस सेल हो सकती हैं। तो जो भी कोई भी बॉडी का पार्ट है या फिर जो प्लांट का पार्ट है वो 100 या फिर 1000 सेल से मिलकर बना होता है। तो इससे हम यह इमेजिन कर सकते हैं कि सेल साइज में कितनी छोटी होंगी। सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी कंपेयर टू ब्रिक्स विच आर असेंबल टू मेक ए बिल्डिंग। अगर हम सेल का कंपैरिजन किसी चीज़ से करना चाहे तो हम कर सकते हैं जो घर बनाने में जो ईंटें यूज़ होती हैं उनसे उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि जो हम घर बनाते हैं या फिर कोई भी मकान बनाते हैं तो उसमें हम ब्रिक्स यानी जो ईंटें हैं उनको लगाते हैं, तो उसी प्रकार से हमारी बॉडी भी जो सेल हैं वो उनसे मिलकर बनी होती हैं। In the same way cells are assembled to make the body of every organism। तो इसी प्रकार जैसे ईंटों ने बिल्डिंग को बनाया है, उसी प्रकार सेल्स ने किसी बॉडी के और किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाया है। अगर अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, यानी जो सेल की खोज किसने की थी, कब की थी और किस तरह से की थी। The cell was discovered by Robert Hooke in 1665 by magnifying the thin slices of cork। अब हम बात करते हैं सेल की डिस्कवरी की। तो जो सेल की डिस्कवरी की थी जो रॉबर्ट हुक ने की थी और जो 1665 यानी 1665 में की थी, और ये एक लंदन के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉर्क यानी एक कॉर्क होती है जो हमारे पेड़ की जो बार्क होती है उस तो एक ऐसा प्लांट होते हैं जिसकी बार्क को हम कॉर्क बोलते हैं। तो उसकी थिन स्लाइसेस थी जो पतली पतली परतें थी, उनको उसने मैग्नीफाई किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो उसने क्या देखा कि जो हनीबीज अपने घर को बनाती हैं उसकी तरह कंपार्टमेंट दिखाई दिए, तो उनको उसने सेल नाम दिया था। तो अब हम पढ़ते हैं विच आर ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ट्री। अब कॉर्क क्या थी, जो ट्री की बार्क थी उसको बोला गया है। He noticed that the cork has a large number of small compartments joined together to form a honeycomb-like structure। अब उसने क्या नोटिस किया, जो कॉर्क थी उसके अंदर उसने कंपार्टमेंट यानी कमरे टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे जो आपस में बिल्कुल जुड़े हुए थे। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं हनीकम्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, आपने सभी ने देखा होगा, उसके लाइक कंपार्टमेंट थे। तो
we now have adequate knowledge regarding cell structure and its functions due to improved microscopes having intensive magnification. अब उस टाइम पे जितने ज़्यादा अच्छे माइक्रोस्कोप बन चुके हैं, उस टाइम पे उतने डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो उसने उनको हनीकम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बोला, उस नाम दिया था. अब हम जो सेल स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शंस हैं, उन सभी को जानते हैं. वो क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे पास हमारे साइंस ने ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया. इसकी वजह से जो माइक्रोस्कोप हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हुई है. उनकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी उसको ज़्यादा कर दिया गया है. ऑल ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ सेल्स. अगर हम बात करें कि सभी हमारे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी की बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है. सेल्स इन द लिविंग थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स. और सेल हम लिविंग थिंग्स में क्या कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं है, बस एक लिविंग जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जो लाइफ को फॉर्म करते हैं. The number of cells in a big tree or an animal like an elephant runs into billions and trillions. अब इसने क्या कहा है कि जो अगर हम बात करें कि कितने हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने सेल्स होंगी, तो वो डिपेंड करती है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के ऊपर. यानी अगर हम बात करें चूहे की तो उसके अंदर कम नंबर होगा सेल्स का. अगर हम बात करें एलिफेंट की या फिर रेडवुड प्लांट्स की, यानी जो सबसे लंबे प्लांट्स पाए जाते हैं उनकी, तो उनके अंदर हम कह सकते हैं कि ट्रिलियन या फिर मिलियन सेल हो सकती हैं. Even the human body has trillions of cells varying in shapes and sizes. अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, हमारी खुद की बॉडी की, तो उसके अंदर भी सेल्स की शेप और साइज में डिफरेंस होता है. यानी जो सेल्स हैं वो उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो उनकी डिफरेंट शेप और साइज हो सकता है. ए वेराइटी ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेवरल ग्रुप ऑफ सेल्स. और जो सेल्स हैं उनके द्वारा स्पेशलाइज्ड वर्क किया जाता है कि जो हमारी जो स्किन की सेल्स होंगी वे क्या प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं, और जो हमारी ब्लड की जो सेल्स होंगी वो अलग से सर्कुलेशन का काम करेंगी. तो उनके अंदर जो फंक्शंस हैं उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं. और उसी के बेसिस पे उनको कई ग्रुप में डिवाइड किया गया है. Most of the cells are transparent, hence to observe and study their structure in detail under the microscope, they have to be stained with stable dyes such as methylene blue safranin. अब सेल्स की अब हम बात करते हैं कि सेल्स की कलर या फिर शेप कैसे हो सकता है. शेप की हमने बात कर ली है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप हो सकता है. अब जो कलर है, उनमें से कुछ सेल्स होंगी ट्रांसपेरेंट, यानी उनका कोई कलर नहीं होगा. तो अगर हमें उनकी स्टडी करनी है तो हमें उनको डाइज से स्टेन करना होगा, यानी हमें उनको कलर करना होगा. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मिथाइलिन ब्लू और सैफरनिन. ये कुछ डाइज के नाम दिए गए हैं जिनको हम जो सेल को डाई करने के लिए स्टेन करने के लिए यूज करते हैं. अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी, यानी जो सेल के बारे में वह थ्योरी जो सेल के बेसिस पे दी गई है, यानी जो सेल को बताएगी सेल क्या है या फिर उसके फंक्शंस को डिस्क्राइब करेगी, तो उस थ्योरी को हम बोलते हैं सेल थ्योरी. The concept of that all living organisms, whether plants or animals, are made up of cells was elaborated in the cell theory by German botanist Matthias Schleiden and zoologist Theodor Sackmann. अगर हम बात करें कि सेल थ्योरी दी किसने थी, तो जो दो साइंटिस्ट थे, जो दो बोटनिस्ट और एक जूलॉजिस्ट थे, यानी एक पौधों के बारे में विशेषज्ञ था और एक एनिमल्स के बारे में, तो उन्होंने दी थी सेल थ्योरी. उनका नाम है शेल्डन और सैकवान. तो ये दोनों थे साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया था. और उनका कॉन्सेप्ट क्या था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म या फिर चाहे वो प्लांट हो या फिर कोई भी एनिमल, वे सभी किससे सेल से बने होते हैं. तो उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर ये एक्सप्लेन किया था. इट वॉज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय वर्च्यू.
अगर हम तो जो मॉडर्न थ्योरी की बात करें जो वो हो गई एनेसेंट, यानी जो पुराने ज़माने में दी गई थी। अब जो आगे टाइम पे जो जिसने उसके अंदर मतलब कुछ डिफरेंसेस किए या फिर उसके बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी दी थी, तो वो थे वर्च्यू। तो अगर हम बात करें कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी, तो उसका आंसर होगा वर्च्यू। अगर हम बात करें कि एनेशियन टाइम की, यानी जो पुराने टाइम की सेल थ्योरी किसने दी थी, तो वो थे सैकवान और सिल्डन। तो इसी के बेसिस के हमारे पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि उनके जो कॉन्सेप्ट क्या था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, वो चाहे प्लांट हो या फिर लिव एनिमल्स, वैसे भी किससे होंगे, जो सेल से मिलकर बने होंगे। ये दी थी सैकवान और सिल्डन ने थ्योरी, और उसको बाद में एक्सपेंडेड यानी फैलाया किसने था, वर्च्यू ने। तो अगर हम बात करें कि जो मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी, वर्च्यू ने। अब हम बात करें कि सेल थ्योरी में दिया क्या गया है। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या कहा गया है कि जो सेल्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये जो थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी, वर्च्यू के अकॉर्डिंग। तो उसने बताया कि जो बॉडी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से क्या होगी, सेल, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होगी, जो उसकी संरचना बनाती हैं या फिर कोई भी काम करती हैं, उसको हम बोलते हैं सेल। अब उसने बताया था सेल अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की, तो ये स्टेटमेंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स में से एक है। यानी जो न्यू सेल होगी, जो सेल न्यू अराइज होती है, जो उसके डिवीजन यानी जो उसका जो पहले सेल थी वो टूट के नई में डिवाइड हो गई, तो वो कहाँ से अराइज होगी, जो पहले सेल थी उन्हीं से निकलती है। इसके लिए हम ये वर्ड भी एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, लाइफ अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यानी जो लाइफ जनरेट होगी, जो पिछली लाइफ थी उसी से जनरेट होगी। तो इसी प्रकार जो पहले सेल थी उसी से नई सेल अराइज होती है। ड्यू टू द डिवीजन ऑफ ओल्ड सेल द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। जो पुरानी सेल्स थी हमारी, वो क्या, उनमें डिवीजन होगा और फिर वो क्या हो जाएंगी, न्यू सेल्स में बन जाएंगी। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल सेल्स आर सेम बट नॉट आइडेंटिकल। अगर हम बात करें कि उनके बेसिक स्ट्रक्चर की, यानी वो किन कंपोनेंट से मिलकर बने होंगे या फिर उनका फंक्शन क्या होगा, वो सेम हो सकता है, लेकिन आइडेंटिकल ये नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो। तो दे डिफर इन साइज एंड स्ट्रक्चर, वो क्या अपने साइज और स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। हमने पीछे पढ़ लिया कि डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 में की थी। और उसने जो कॉर्क थी उसके अंदर जो सेल्स को देखा था पहली बार। फिर हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी प्लांट बॉडी या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो भी किससे मिलकर बने होंगे, वो मिलकर बने होंगे सेल से। अब फिर हमने पढ़ा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी, जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सैकवान और सिल्डन, उन्होंने जो एनेशियन थ्योरी थी वो उन्होंने दी थी। और उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स मिलकर बने होंगे वो सेल होगी। और फिर हमने पढ़ा कि जो सेल थ्योरी में एक्सपेंड किसने किया था, यानी जो बाद में मॉडर्न थ्योरी दी गई थी, वो आधुनिक जो अभी फिलहाल चल रही है, तो वो किसने दी थी, वर्च्यू ने। और उसके अकॉर्डिंग हमने ये कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। यानी यूनिसेलुलर यानी जिसके अंदर एक कोशिका होगी, यानी जिसके अंदर एक ही सेल्स होगी। और मल्टी यानी ज्यादा, जिसके अंदर ज्यादा सेल्स होंगी। उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स वेरी इन साइज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देम। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साइज में डिफरेंस होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर जो सेल नंबर है उनमें भी डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें किसी छोटे से ऑर्गेनिज्म की, तो उसके अंदर एलिफेंट की बजाय कम सेल्स पाई जाएंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो साइज होगा वो सेल्स के नंबर पर डिपेंड करता है।
Hence, based on the number of cells present, the organisms have been classified as unicellular and multicellular organisms. और जो नंबर है, जो सेल नंबरिंग है, यानी जो सेल का नंबर है बॉडी के अंदर कितनी पाई जाएंगी, उसके बेसिस पे हमने जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. एक होगा यूनिसेलुलर जिसके अंदर एक सेल होगी, और एक होगा मल्टीसेलुलर जिसके अंदर ज़्यादा, एक से ज़्यादा, चाहे वो 2 हो, चाहे 1000 हो, या कितनी भी हो सकती हैं, तो उनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी वे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक सेल पाई जाएगी. दीज आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल. ये वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर केवल एक सेल पाई जाती है. उनके लिए हम दे इंक्लूड अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, मलेरिया पैरासाइट. इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट अमीबा और पैरामीशियम पर आप निशान लगा सकते हैं. तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल देंगे तो वो क्या, कौन कौन से होंगे? अमीबा और पैरामीशियम. The single cell carries out different life processes like excretion, digestion, reproduction, etc. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर एक सेल होगी, और वही सेल, उसी सेल के द्वारा तो वे अपने भोजन को लेंगे, अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, उसका यूज करेंगे, उसको एक्सक्रीट करेंगे, या फिर जो कुछ भी उसका जो फंक्शन होगा हमारी बॉडी के अंदर होता है, वो सारे फंक्शन उसके अंदर सिर्फ एक सेल के द्वारा होते हैं. अब हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी वे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल होती हैं. These are organisms which are made up of a few to million of cells. ये वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुछ या फिर से कई मिलियन तक सेलों से बने होते हैं, यानी जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल पाई जाएंगी. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. In multicellular organisms, cells exhibit division of labor to carry out different life processes. अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? जो लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी जो फंक्शंस हैं, यानी जो डाइजेशन का, एक्सक्रीशन का, रिप्रोडक्शन का, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल ने किया था. जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उसके अंदर जो सेल्स को डिवाइड कर दिया जाएगा अलग अलग पार्ट्स में, कि जो ये सेल करेंगी रिप्रोडक्शन का काम, ये करेंगी डाइजेशन का काम. तो उसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी उसका फंक्शन को बांट दिया जाएगा. इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल्स रिप्रेजेंट द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें क्या करती हैं जो सेल, जो सबसे छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन शो करती हैं. ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स टू फॉर्म टिश्यू. अब हम बात करते हैं टिश्यू किसे कहते हैं, यानी उत्तक किसे कहते हैं. तो सेल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू, जो क्या करता है, एक विशेष फंक्शन करता है. अगर हम बात करें टिश्यू क्या है, तो टिश्यू क्या है कि जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स विच एग्जिबिट ए स्पेशलाइज्ड वर्क. इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारी स्किन भी एक टिश्यू है, हमारा ब्लड भी एक टिश्यू है, हमारी मसल्स एक टिश्यू का काम करती हैं. यानी जो स्किन का फंक्शन होगा प्रोटेक्शन का, यानी हमने उनके फंक्शन को डिवाइड कर दिया है, और उसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. और उस जिस एक ग्रुप को हमने दिया है उसको हम बोलते हैं टिश्यू. सेवरल सिमिलर टिश्यू टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन. और जो सिमिलर टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन को बनाएंगे, यानी किसी भी अंग को, विच टुगेदर परफॉर्म वन स्पेसिफिक फंक्शन. अब हम बात करते हैं जैसे कि स्टमक हो गया, या स्टमक में कितने टाइप की सेल होंगी, वो उन सभी ने मिलकर एक टिश्यू को बनाया, जो हमारी जो मसल्स होंगे उसको बनाया, और मसल्स ने क्या किया, स्टमक को बना के एक ऑर्गन बना दिया, और जो एक विशेष काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन. सेवरल ऑर्गन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. अगर ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एलिमेंट्री कैनाल और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उनको शामिल किया जाता है. यानी उसमें क्या क्या शामिल होते हैं, स्टमक हो गया, या फिर हमारी जो छोटी आंत है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, उन सभी ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम को डेवलप किया. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और जो ऑर्गन सिस्टम है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उन सभी ने मिलकर किसको बनाया, एक ऑर्गेनिजम्स को. तो
हम ऑर्गेनिज्म को इस प्रकार से देख सकते हैं कि पहले एक सेल थी, सेल के ग्रुप ने टिश्यू को बनाया, टिश्यू ने फिर ऑर्गन को बनाया, फिर ऑर्गन कई ऑर्गन मिलकर उन्होंने स्पेशलाइज्ड कर लिया तो ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बना, ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। उनमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं और सभी मिलकर डिफरेंट फंक्शंस करती हैं, फिर इस प्रकार वे ऑर्गेनिजम्स को बनाती हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे बुक्स के ऊपर दिया गया है, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। एंटोन वॉन लीeuwenhoek क्या थे? एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। अब ये कहना गलत हो जाएगा कि उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ सेल हमने पीछे पढ़ा है कि जो डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी, जो रॉबर्ट हुक थे 1665 में कर चुके थे। बट एंटोन वॉन लीeuwenhoek एक ऐसे साइंटिस्ट, डच साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल को, जो लिविंग सेल थी उसको डिस्कवर किसने किया था? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। ही सा एंड्रू, वे एक माइक्रोस्कोपिस्ट थे जो माइक्रोस्कोप्स को जनरेट करते थे। अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक की तो उन्होंने एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी। अगर हम बात करें लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी तो वो थे एंटोन वॉन लीeuwenhoek। शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल्स। अब हम बात करते हैं सेल्स की शेप और साइजेस पे। The cells show variations in size as well as shape। जो सेल होती है उसके साइज और शेप में वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं, यानी जो फंक्शन होगा उसके बेसिस पे उनकी शेप होती है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स एग्जिबिट द डिवीजन ऑफ लेबर। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। Therefore, they vary both in shape and size to carry out their functions more efficiently। जो इसी के कारण उनके फंक्शन में जो चेंज हो गया, उसी के कारण वे अपने साइज और शेप में चेंजेस कर लेती हैं ताकि वे अपने जो फंक्शन को अच्छे से कर सकें। In plants such as cotton, hemp and jute, the fibers are a few centimeter in length। अगर हम बात करें प्लांट्स की तो जैसे कि कॉटन, जूट और हेम्प हो गया, तो उसमें जो फाइबर से मिलकर बनेंगे उनका साइज कुछ सेंटीमीटर तक ही होता है। In animals, the nerve cells are the longest cells that may be a meter or more in length to transmit the nerve impulses carrying messages from body part to central nervous system। अगर हम बात करें एनिमल्स की तो उनमें सबसे लंबी सेल होंगी नर्व सेल्स, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, और उनका साइज हो सकता है 1 मीटर से कई मीटर तक। और वेट जो नर्व इम्पल्सिस हैं, यानी जो स्टिमुलस उन्होंने जो कैप्चर किया है उसको जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम करेंगे। द स्मॉलेस्ट सेल आर रेड ब्लड सेल्स विच आर अबाउट 9 × 10⁻⁻6 मीटर इन डायमीटर। अब हमने बात की लॉन्गेस्ट सेल्स की, हमारी बॉडी के अंदर वे हैं नर्व सेल्स। अगर हम बात करें कि सबसे छोटी सेल्स होंगी रेड ब्लड सेल्स, और उनका साइज हमें बता दिया गया है कि 9 × 10⁻6 मीटर, यानी हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम उनको अपनी आईज से नहीं देख सकते हैं। Their small size and flexible cell membrane allows them to squeeze through fine blood capillaries while transporting the blood। अब उनका जो स्मॉल साइज, अगर हमने ये पढ़ा है कि उनका फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनके शेप और साइज को बनाया गया है, तो हम उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनका स्मॉल साइज और फ्लेक्सिबल वे इसीलिए हैं ताकि जो वे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू अपने आप को निकाल सके, यानी जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें वो जो वेसल्स होंगी, वो कैपिलरीज होंगी, वे बिल्कुल पतले पतले होंगे और उनसे वे जो स्क्वीज कर सके, यानी उनके थ्रू वे निकल सके। इसी के कारण उनका स्मॉल साइज बनाया गया। अब हमें फिगर में दिखाई दे रहे हैं कई टाइप की सेल्स, इसमें ब्लड सेल हो गई, बोन सेल हो गई, न्यूरॉन, सरफेस स्किन, यानी इनमें हम देख सकते हैं कि
जो सेल्स का साइज और जो शेप है उनमें डिफरेंस देखा गया है। तो हम यह क्या क्वेश्चन उठा सकते हैं कि सेल्स का साइज और शेप में डिफरेंस क्यों होता है। तो जो बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस है उनको करने के लिए सेल की शेप और साइज में डिफरेंस होता है। The phagocytes, a type of white blood cells, are amoeboid shape to engulf germ and provide protection to our body. अगर हम बात करें फैगोसाइट सेल्स वे सेल्स होंगी जो वाइट ब्लड सेल है। हमने पढ़ा है कि ब्लड के अंदर भी कई टाइप की सेल्स होंगी, जैसे WBC, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो जो उनमें से एक होंगी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स की भी कई टाइप होती हैं, उनमें से एक है फैगोसाइट्स। और इनका शेप कैसी होगी? अमीबोइड, यानी जो हमने अमीबा पढ़ा था जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, उस टाइप की शेप होगी। और वो क्या करेगी? जर्म्स को एनगल्फ कर लेती है, जर्म्स को अपने खा जाएगी और उसको जो हमारी बॉडी है उसको उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। The muscle cells are cylindrical, elongated or spindle shaped with tapering and which easily contract and relax to provide movement to body parts. अब हमने बात की कि WBC कैसी होती है। अब हम बात करेंगे मसल सेल्स में कैसी होती हैं। तो मसल सेल्स की शेप कैसी होगी? सिलेंड्रिकल शेप होगी, यानी एक सिलेंडर के जैसी दिखाई देंगी और लंबी होंगी। और स्पिंडल शेप्ड, यानी एक मुट्ठी के आकार की होगी, एक पाइप के शेप की होंगी। और उनके एंड क्या होंगे? टैपरिंग, यानी बिल्कुल चपटे एंड होंगे। क्यों होंगे? ताकि वे इजीली कॉन्ट्रैक्ट यानी और रिलैक्स कर सके, ताकि हमारी बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट हो सके। द सेल्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्किन आर फ्लैट, डेड एंड वाटरप्रूफ टू कवर मोर सरफेस विद लेस नंबर ऑफ सेल्स। अगर हम बात करें हमारी स्किन की सेल्स कैसी होंगी, तो हमारी स्किन की सेल्स होंगी फ्लैट और डेड और वाटर प्रूफ, यानी जो वाटर को अपने बॉडी के अंदर नहीं जाने देंगी। और क्यों होंगी? ताकि वो मोर सरफेस एरिया को, और कम फ्लैट क्यों होंगी? ताकि जो नंबरिंग तो लेस होगी और एरिया ज्यादा घेर सके। इसी के कारण उनका फ्लैट होती है वे अपने साइज में, और ताकि कम नंबर में वे ज्यादा एरिया को ढक सके। इन प्लांट्स और स्किन सेल्स का फंक्शन क्या होगा? वे भी हमें हमारी प्रोटेक्शन का काम करती हैं। इन प्लांट्स द सेल्स प्रेजेंट इन द स्टेम हैव ए थिक सेल वॉल टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। अगर हम बात करें प्लांट्स की सेल्स की, तो जो स्टेम में पाई जाती हैं तो उनकी कैसी वॉल होगी? थिक वॉल होगी, ताकि जो स्टेम का फंक्शन क्या होता है कि जो वो ब्रांचेस और उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर तना लचीला होगा यानी वो फ्लेक्सिबल होगा तो पेड़ मुड़ सकता है। तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट यानी उसको सीधा रखने के लिए जो उनके सेल्स होंगी वह थिक होती हैं, उनकी सेल वॉल थिक होगी, ताकि उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और उसकी प्रोटेक्शन कर सके। While the cells present in the roots have root hairs within thin cell walls to increase the surface and for absorption of water. अब हम बात करें कि रूट की सेल कैसी होंगी, तो रूट की सेल्स के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं, ये तो हम जानते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसी के कारण उनकी जो सेल वॉल होगी बिल्कुल पतली होगी, ताकि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा हो सके। The cells therefore differ both in shape and sizes. The size of the cell is related to its function. अब लास्ट में ये इन्होंने बता दिया है कि जो सेल की शेप और साइजेस में डिफरेंस होता है वो किसके कारण होता है कि उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है, कि उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको बदल दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं द लार्जेस्ट सिंगल सेल इज एन ऑस्ट्रिच एग। अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट सेल पूरे यूनिवर्स में किसकी है, तो वो ऑस्ट्रिच एग यानी जो स्तुरमुर्ग का अंडा है। तो ये एक नंबर में यानी ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है। तो कि सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो वो है ऑस्ट्रिच का एग। अगर हम बात करें द स्मॉलेस्ट सेल, तो वो है PPLO यानी प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक बैक्टीरिया होता है जिसकी सबसे
छोटी सेल, जो सबसे छोटी सेल है, और इसका साइज यहाँ पे मेंशन किया गया है, और इसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से इजीली डिस्कवर कर सकते हैं। जो पीपीएलओ है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर सकता है, और यह एक बैक्टीरिया होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल की हमने बात की पीपीएलओ, और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। अगर हम एनिमल की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल थी नर्व सेल, और जो स्मॉलेस्ट सेल थी वो थी रेड ब्लड सेल, क्योंकि वो स्क्वीज कर सके ब्लड कैपिलरीज के ताकि ऑक्सीजन को पहुंचा सके, इसी का कारण। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। वो डिस्कवर्ड सेल्स। अब हमसे क्वेश्चन किया गया है कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। हम ये जानते हैं कि सेल की डिस्कवरी, जो डेड सेल थी उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर यहाँ पे अकेले सेल की बजाय लिविंग सेल होता तो हमारा आंसर होता एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन किया गया है कि सेल की डिस्कवरी किसने की तो हमारा आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अगर इसकी जगह यहाँ पे डिस्कवर्ड लिविंग सेल तो उसकी जगह हमारा आंसर हो जाता एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। राइट द शेप ऑफ मसल सेल इन ह्यूमन बींग्स। जैसे कि हमने पीछे पढ़ लिया है कि मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है ताकि मूवमेंट हो उसके बॉडी में, तो इसी के कारण उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, टैपरिंग एंड्स वाली होती है, सिलेंड्रिकल या फिर स्पिंडल शेप पाई जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व डेड सेल्स इन द कॉर्क। अब हमसे क्वेश्चन किया गया है कि जो डेड सेल थी जो कॉर्क के अंदर हमने स्टडी किया था, जो रॉबर्ट हुक ने स्टडी की थी 1665 में, तो उसने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। अब हमें नाम लिखना है कि किसने की थी, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है। तो हमने पीछे पढ़ लिया है कि जो सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं हमारी बॉडी की, क्योंकि जितने भी बेसिक फंक्शंस है, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, वो सभी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। अब हम उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे जो एक सेल से ज्यादा सेल से बने होते हैं। जो हमने बात की थी कि जो एक सेल से बने होंगे उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर, और जो ज्यादा एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होंगे उनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सेल क्या है। तो सेल की हमने जैसे कि बात की थी कि सेल इज ए बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, तो इसका आंसर हमने पीछे कर लिया है। व्हाट डज द सेल थ्योरी स्टेट। अब हमें बात करने हैं कि सेल थ्योरी के जो वर्च्यू ने एक्सपेंडेड की थी तो उसकी स्टेट क्या थी, वे भी हम पीछे क्लियर कर चुके हैं। व्हाट आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स। अब हमें बात करनी है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहते हैं और इसके हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वे ऑर्गेनिज्म होंगे जो एक सेल से मिलकर बने होंगे, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वे होंगे जो कई एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करती थी, जैसे एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन या फिर डाइजेशन। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या देखा जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी उनको डिवाइड उनके साइज और शेप को डिवाइड कर दिया जाएगा उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये हो सकते हैं इसमें कुछ डिफरेंसेस। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द लॉन्गेस्ट सेल इन द एनिमल। अब हमें बात करनी है कि एनिमल के अंदर सबसे लंबी सेल कौन सी थी। तो हमने जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी एंड द स्मॉलेस्ट सेल इज रेड ब्लड सेल।